ये आप समझिएगा कि मद सुकून आर्ज वक्फी यानी हुर्फ मद्दा के बाद कोई हुर्फ होगा, उस पर कोई भी हरकत हो सकती है। मद सुकून यानी हुर्फ मद्दा, अगर आप जानते हैं हुर्फ मद्दा, आपने पढ़ा है कि हुर्फ मद्दा जो है, अगर मैं यहां इसका कायदा क्या है कि हुर्फ मद्दा के बाद अगर किसी हुरूफ पर वक़फ़ किया जा रहा हो, वहां पर वक़फ़ किया जा रहा हो, लेकिन केसेस क्या हैं कि या वहां पर ज़बर होगी, या यहां पर 29 हुर्फों के नीचे ज़ेर होगी, या 29 हुर्फों के ऊपर पेश होगी, या 2 ज़ेर होगी या 2 पेश होगी, ठीक है, लेकिन 2 ज़बर के बगैर। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और अल्लाह को राज़ी करने में लगे होंगे। तो चलिए आज हम कायदा डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस कायदे का नाम है मद सुकून आर्ज वक्फ़ी। इस कायदे को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो क्या है कि अगर आपने हुर्फ मद्दा या मद सिल्ला को अच्छी तरीके से समझा होगा, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे, तब जाकर आप फिर से सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपने उन कायदों को अच्छी तरीके से ना समझा होगा, तब आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसी के रिलेटेड है, ठीक है। देखिएगा, तो यहां पर क्या लिखा गया है, मद सुकून आर्ज वक्फी। तो सुकून, मद का मतलब क्या है, खींचना है, ठीक है। अब सुकून का मतलब हमने देखा था कि जो इस तरीके का एक सिंबल होता है, इसको हम सुकून या जज़म कहते हैं, ठीक है, या हम इसको सुकून कहते हैं, ये इसका नाम है। आर्जी का मतलब है जिसको आर्जी रखा गया हो, इसको हम आगे जानेंगे। वक्फी का मतलब होता है कि वक़फ़ के लिए हम इसको आर्जी बना देते हैं। अब देखिएगा कि कुछ मैं लिखूंगा यहाँ पर, देखिएगा लिखा है यहाँ पर यअलमूना, ठीक है, बात आपको समझ आ रही है। अगर आपको ये पढ़ना होगा, आप क्या पढ़ेंगे, यअलमूना, ठीक है, लेकिन जब आप वक़फ़ कर रहे हैं तब आप क्या पढ़ रहे हैं, यअलमून, ठीक है। आप जो नून के ऊपर क्या है हरकत है, उसको आप नहीं पढ़ेंगे या आप नहीं पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप यहां पर वक़फ़ कर रहे हैं, तब जाकर आप नून पर जो हरकत है उसको नहीं पढ़ते हैं वक़फ़ के लिए, ठीक है। यही मतलब है इसका कि आर्ज़ी वक्फ़ी यानी वक़फ़ के लिए आप क्या करते हैं, आप इसको आर्ज़ी सुकून बना देते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिएगा, मुझे इस पर जाना है। आप देखिएगा, मूना क्या है, मूना, लेकिन जब आप वक़फ़ कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मून। तो मून हम तभी पढ़ सकते हैं जब नून पर भी क्या हो, जज़म हो, ठीक है। वहां पर तो इस पर जज़म नहीं हो, लेकिन आप इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, आप इसको आर्जी वक़फ़ के लिए आप इस पर आर्जी सुकून को डालते हैं, तब जाकर आप पढ़ते हैं मून या अलमून, ठीक है। तो ये था। अब खुद ही आप समझिएगा कि मद सुकून आर्ज वक्फी यानी हुर्फ मद्दा के बाद कोई हुर्फ होगा, उस पर कोई भी हरकत हो सकती है। तो हरकत कौन कौन सी हो सकती है, इसमें भी आपको ख्याल रखना है। या तो ज़बर हो सकती है, ठीक है, या तो ज़ेर हो सकती हैं, या तो पेश हो सकती हैं। हाँ, यह आपको याद रखना है कि 2 ज़बर के बगैर, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। ये हम आगे जानेंगे कि अगर वहां पर 2 ज़बर होंगे तो तब जाकर इसमें एक दूसरा कायदा इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं मद उर्ज़, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर वहां पर 2 ज़ेर होगी या वहां पर 2 पेश होगी, 2 ज़बर के बगैर जितनी भी हरकत हैं, अगर उस हुरूफ पर होगी, तब जाकर हम उसको आर्जी सुकून बना देते हैं वक़फ़ के लिए, ठीक है, समझिएगा। तो आपको समझ आया अब कि हम आर्जी सुकून किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारा कायदा अब क्या है। ध्यान रखिएगा, देखिए, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि जो मद सुकून आर्ज वक्फी हैं, क्या है, मद सुकून आर्ज वक्फी। मद सुकून यानी हुर्फ मद्दा, अगर आप जानते हैं हुर्फ मद्दा, आपने पढ़ा है कि हुर्फ मद्दा जो है कितने हैं, 3 हैं। एक तो अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा का मतलब क्या है कि आपने पढ़ा, अगर अलिफ के बाद जितने भी हुरूफ हैं, अलिफ के बाद मुतहरिक मफ्तू वाला हुरूफ हो, यहां पर 29 का मतलब क्या है कि कोई भी हुरूफ हो सकता है। अलिफ के बाद अगर आप क्या देख रहे हैं, अगर आप 29 हुरूफों पर इस ज़बर को देख रहे हैं, ठीक है, तब जाकर यहां पर अलिफ मद्दा कायदा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वहां पर हमने पढ़ा था कि या साकिन से पहले अगर ज़ेर वाला हुरूफ हो,
ठीक है, यहां पर मैं या साकिन को लिख देता हूं, और 29 हुर्फ कोई भी हुर्फ हो सकता है, उसके नीचे क्या है, जेर है, तब जाकर या मद्दा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर वाज साकिन से पहले 29 हुर्फों के ऊपर, वाज साकिन से पहले 29 हुर्फों के ऊपर अगर पेश होगी, तब जाकर वो हुर्फ मद्दा कहलाता है। तो हमने और भी पढ़ा था मद सिला। ठीक है, वहां पर क्या था कि जो अलिफ मद्दा होता है ये खड़ा जबर के बराबर होता है। ठीक है, और जो या मद्दा होता है वो खड़ी जेर के बराबर होती हैं, और जो वा मद्दा होता है वो उल्टा पेश के बराबर होता है। ये हमने हुर्फ मद्दा का और मद सिला का कायदा पढ़ लिया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हुआ आपको, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर इसका कायदा कहें कि मद सुकून आर्जी वक्फी, आपको अब पता चल गया होगा कि आर्जी वक्फी हम किसको कहते हैं और मद सुकून किसको कहते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर मैं यहां, इसका कायदा क्या है कि हुर्फे मद्दा के बाद अगर किसी हुर्फ पर वक़फ़ किया जा रहा हो, वहां पर वक़फ़ किया जा रहा हो, लेकिन केसेस क्या हैं कि या वहां पर जबर होगी, या यहां पर 29 हुर्फों के नीचे जेर होगी, या 29 हुर्फों के ऊपर पेश होगी, या 2 जेर होगी या 2 पेश होगी। ठीक है, लेकिन 2 जबर के बगैर। ठीक है, इसका दूसरा कायदा इस्तेमाल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिएगा इसका कायदा क्या है कि अगर आप हुर्फे मद्दा के बाद कोई भी हुर्फ देखते हैं, वहां पर अगर जबर हो, जेर हो, या पेश वाला हुर्फ हो, या 2 जेर वाला हुर्फ हो, या 2 पेश वाला हुर्फ हो, वहां पर वक़फ़ किया जा रहा हो, वो जो 2 जेर हैं 2 पेश हैं, ठीक है, और जबर है, जेर है, पेश है, वो सुकून के मानिद बदल जाते हैं। ठीक है, वहां पर हम आर्जी सुकून को रखते हैं वक़फ़ के लिए, तब जाकर कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, मद सुकून आर्जी वक्फी। लेकिन कहां पर अगर आप हुर्फ मद्दा के बाद देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, फासिकूना, देखिएगा आपको इन 3 हुर्फों के ऊपर नजर डालनी है या नजर रखनी है। देखिएगा अब मैं इस कूना को नीचे लिखता हूं समझाने के लिए। यहां पर क्या है, काफ वापिश कू, कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, वाम मद्दा, यानी हुर्फ मद्दा है। उसके बाद क्या है, कोई भी हुर्फ हो सकता है। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, एक जबर है। ठीक है, आपको खाली ध्यान रखना है कि 2 जबर नहीं होने चाहिए। अगर वहां पर 2 जबर होंगे तब जाकर वो कायदा नहीं इस्तेमाल होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, ये वाला कायदा। देखिएगा कूना, यहां पर कौन सा कायदा होता है, हुर्फ मद्दा। हुर्फ मद्दा के बाद क्या है, कोई भी हुर्फ है, यानी हुर्फ के ऊपर क्या है, जबर है। लेकिन जब आप वक़फ़ करते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, फासिकून। क्या पढ़ते हैं आप, फासिकूना नहीं पढ़ते हैं। तो फासिकून एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम यहां पर इस पर आर्जी सुकून लगा रहे हैं, यानी यहां पर असली जबर थी, जबर को हमने इमेजिनेशन में एक्सचेंज करके वहां पर जज़म को रख दी, तब जाकर यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, कून। ठीक है, तो देखिएगा कि हुर्फ मद्दा के बाद क्या है, एक हुर्फ आया, उस पर क्या हमने किया, वक़फ़ के लिए हमने उस पर आर्जी सुकून को रखा, तब जाकर यहां पर कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, मद सुकून आर्जी वक्फी। मद सुकून आर्जी वक्फी, इसकी मिकदार कितनी है, इसको 3 अलिफ के बराबर खींचना है। ठीक है, के बराबर, इसको आपने 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। जैसे कि हम फासिकून 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है, यह आपने ध्यान रखना है। लेकिन अब देखिएगा, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल लिखूंगा यहां पर, देखिए काब जबर का, और आपको खाली इन 3 हुर्फों पर जाना है, आखिरी वाले। देखिएगा यहां पर क्या है, रा अलिफ जबर रा, कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद एक हुर्फ आया, जब आप इस हुर्फ पर वक़फ़ कर रहे हैं, तब जाकर जो इसकी जेर हैं ये आर्जी सुकून में बदल जाती हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं वहां पर, करार।
قرار 3 الف کے برابر کیوں کھینچنا ہے؟ کیونکہ یہاں پر کون سا قاعدہ استعمال ہوتا ہے؟ مد سکون عارض وقفی، جو کہ اس کی مقدار ہوتی ہے 3 الف کے برابر۔ دیکھیے گا پھر سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر سے دیکھیے، آپ ان 3 حروفوں پر اپنی نظر ڈالیے، جو کہ کیا ہے؟ صادقین، قینا۔ تو دیکھیے جب آپ اس پر وقف کر رہے ہیں تو جو آخری والا حروف ہیں، چاہے اس پر کوئی بھی حرکت ہو، ٹھیک ہے، لیکن 2 زبر کے بغیر، 2 زبر کے بغیر اگر اس پر کوئی بھی حرکت ہو، وہاں پر کیا ہم کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں۔ تو جو 2 زبر کے بغیر جتنی بھی حرکت ہیں، چاہے زیر ہیں، زبر ہیں، پیش ہیں، 2 زیر ہیں، 2 پیش ہیں، وہ عارضی سکون میں بدل جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہم پڑھتے ہیں؟ آپ پھر پڑھتے ہیں صادقین، لیکن یہاں پر حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر والا حرف، تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے، جس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ 3 الف کے برابر ہوتی ہیں۔ تو پھر سے میں اس کو آپ کو ریویژن کراتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا۔ دیکھیے گا، مد سکون عارض وقفی، سب سے پہلے مد پر جائیں گے تو مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، سکون کا مطلب ہوتا ہے جزم، جس کا ہم دوسرا نام سکونی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عارضی وقفی، یعنی عارضی وقفی ہم یہاں پر ہم وقف کے لیے اس کو عارضی بناتے ہیں، تب جا کر وہ سکون بن جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نون پر تو حرکت تھی، لیکن وقف کے لیے ہم نے اس پر عارضی جزم لگایا، ٹھیک ہے، تب جا کر یہ اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم قین پڑھتے ہیں، ورنہ ہم نے کیا پڑھنا تھا؟ قینا، لیکن وقف کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قین۔ حرف مدہ کے بعد اگر کوئی بھی حرف ہو، وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، لیکن وقف تو کر رہے ہیں اگر 2 زبر کے بغیر جتنی بھی حرکت ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہاں پر 2 زیر بھی ہو، 2 پیش بھی ہو، وہ کیا ہے کہ وہ جزم میں بدل جاتے ہیں، تب جا کر ہم وہاں پر کون سا قاعدہ استعمال کرتے ہیں؟ مد سکون عارضی وقفی۔ یہاں پر آپ کو خالی حرف مدہ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، حرف مدہ کے بعد کوئی بھی حرف، وہاں پر وقف ہم کرتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی بھی حرکت ہو وہ سکون سے بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تب جا کر ہم نے اس کو ٹھیک ہے، ان تینوں کو نے یہاں سے سٹارٹ نہیں کرنا کہ میں 3 الف کے برابر کھینچوں، کیونکہ یہاں پر مد سکون عارض وقفی قاعدہ ہو رہا ہے، نہیں، کیا کرنا ہے؟ بلکہ جو آخری جس حرفوں میں یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے وہیں پر اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، جس طریقے سے یہیں پر یعنی اس قینہ کے اندر ہی مد سکون عارض وقفی کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے انہی کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے یعلمون، تعلمون، صادقین، اسی طریقے سے آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ تو یہ تھا مد سکون عارض وقفی کا قاعدہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر سمجھ نہ آئے، پھر سے آپ کو اس کو پیچھے لے جا کر پھر سے دیکھیے، پھر سے سمجھے، اور جب قرآن آپ پڑھیں گے تب جا کر آپ وہاں دیکھیے، بے شمار اگزامپل ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ خود غور کر کے خود سوچیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر بھی نہ سمجھ آئے، پھر سے اس ویڈیو کو دیکھیے، اچھے طریقے سے دیکھیے، تو تب جا کر آپ اس قاعدے کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔